बहुत समय पहले अरावली की शांत घाटियों में बसे मयूर घाट नामक गांव में देव नाम का एक युवक रहता था। वो कोई नाविक नहीं बल्कि एक कलाकार था जो झील के किनारे बैठकर अपनी कल्पनाओं को कैनवस पर उतारता था। लेकिन अभी वो यहाँ नहीं, वो इस समय एक रहस्यमय झील के तट पर बैठा अपने सपनों की एक अलग ही दुनिया बुन रहा है। गांव के लोग कहते हैं कि ये कोई साधारण झील नहीं बल्कि इसमें मुक्ता नाम की एक जलपरी का वास है जो कभी कभार ही दिखाई देती है। किंवदंती थी कि जो कोई भी उसे देख ले या तो उसका जीवन संवर जाता है या वो स्वयं पानी में विलीन हो जाता है। पर यहाँ पर तो मुझे कभी कुछ नहीं दिखता। देव ने सोचा, पता नहीं क्यों गांव के लोग यहाँ आने से इतना डरते हैं। ऐसा कहकर निराश मन से देव घर की ओर चल पड़ता है। मगर एक पुराना स्केच बुक जिसे वो जब भी इस जगह आता अपने साथ रखता था, आज वो उसे वहीं भूल गया था। अरे देखो, वो देव फिर पागल हो गया है। हर दिन उस माणिक्य झील के तट पर अकेला चला जाता है। कहता है कोई उसे बुला रहा है। कहते हैं वो रत्नधारा तक जाता है जहां से आज तक कोई लौट कर नहीं आया। कहीं किसी दिन ये भी गायब ना हो जाए। घर जाकर देव ने अपनी माँ से पूछा, माँ, क्या सच में मुक्ता उसी झील में बसती है? पर वो मुझे कभी दिखाई क्यों नहीं देती? हाँ बेटा, मुक्ता सच में बसती है उस झील में। जब मैं छोटी थी तब खेलते खेलते यूं ही वहां पहुंच गई थी। तब मैंने उसकी एक झलक देखी थी। श्वेत वस्त्रों में उसकी चमक मोतियों जैसी थी, पर मैं इतना डर गई थी कि दोबारा वहां कभी नहीं गई। और माँ, क्या ये सच है कि रत्नधारा तक जो कोई भी गया है वो वापस नहीं आया? अगली सुबह देव फिर उसी झील के किनारे जाता है और उसे अपनी स्केचबुक वहां नहीं मिलती। अरे कहाँ गई? कल तो मैं यहीं भूल गया था। कहीं हवा से उड़कर आगे तट की तरफ तो नहीं चली गई? देव बहुत देर तक अपनी स्केचबुक को ढूंढने के बाद थक हार कर वहीं एक चट्टान के पास सो गया। शाम होने लगी तो अचानक उसकी आंख खुली। उसने देखा एक मोतियों जैसे प्रकाश से सजी एक सुंदर युवती, जिसकी आंखें तारों जैसी चमकदार और बाल चांदनी जैसे थे, वहां बैठी थी, मानो किसी का इंतजार कर रही हो। मुक्ता ने देव को देखा। पहली बार उसने ये महसूस किया कि किसी ने उसे बिना किसी लालच के बस समझने की दृष्टि से देखा है। ये कौन है? देव मन ही मन बुदबुदाया। मुक्ता धीरे से उसे देखती है और फिर लहरों में खो जाती है। हे युवती, क्या तुम ही मुक्ता हो? क्या तुम मुझसे बात कर सकती हो? देव ने पुकारा, मगर वहां से कोई जवाब नहीं आया। देव काफी देर तक झील की तरफ देखने के बाद निराश होकर जाने लगता है। उसके मन में एक खुशी थी कि आखिर आज उसने भी मुक्ता की एक झलक पा ली थी। अचानक उसे एक मधुर आवाज सुनाई दी, जो मुक्ता की ही थी। ए युवक, कौन हो तुम और यहाँ क्यों आते हो? मैं एक कलाकार का बेटा हूँ। मैं तुम्हारी ही खोज में यहाँ आता था। क्या तुम ही मुक्ता हो? हाँ, मैं इस जल की आत्मा हूँ। हर युग में लोग मुझे पाना चाहते हैं, पर कोई मुझे समझने नहीं आता। तुम पहले हो जिसकी आंखों में मुझे जानने की जिज्ञासा के अलावा कोई लोभ नजर नहीं आता। अब वे दोनों रोज मिलने लगे और खूब बातें किया करते। मुक्ता उसे झील के गहरे रहस्यों और पानी के नीचे की दुनिया की कहानियां सुनाती। एक दिन जब वे दोनों बातें कर रहे थे, तभी कुछ गांव के लोगों ने उन्हें देख लिया। वो कौन है? देखो, उसके बाल चांदनी जैसे हैं। आंखें तो देखो कैसी चमक रही हैं। अरे, ये तो वही देव है जो रोज माणिक्य झील की तरफ आता है। ये कोई देवी है या कोई मायावी स्त्री? ये संदेश प्रतापगढ़ के राजा तक पहुंचता है। महाराज, झील से एक अप्सरा निकली है जो जल को अपनी इच्छा से चलाती है, और उसने एक साधारण कलाकार को अपने वश में कर लिया है। कुछ वर्षों पहले मुझे एक पुरानी पुस्तक मिली थी जिसमें माणिक्य झील की अप्सरा का जिक्र था, जिसके प्रेम में अमृत का वरदान छुपा है। एक रहस्यमयी जलपरी जो केवल सच्चे हृदय वालों को दिखाई देती है। कहीं ये वही तो नहीं? ऐसी दिव्य युवती केवल हमारे राज्य में मेरी होनी चाहिए, जिसके प्रेम को पाकर हम अमर हो सकें। उसे किसी भी प्रकार हमारे महल में लाया जाए। मेरा विचार तो ये है कि उस कलाकार को हमें बंदी बना लेना चाहिए।
जिससे वो युवती खुद ब खुद उसे ढूंढते हुए हमारे राज्य में आएगी। हाँ, विचार तो उचित है। और राजा उस कलाकार देव को बंदी बनाने का आदेश देता है। राजा के सैनिक देव को बंदी बना लेते हैं। दिन बीतने लगे। जब कई दिन बीतने पर भी देव मुक्ता से मिलने नहीं आया तो मुक्ता चिंतित हो जाती है। कितने दिन हो गए, वो युवक मुझसे मिलने तक नहीं आया। क्या वो किसी मुसीबत में तो नहीं? मुक्ता अपनी दिव्य दृष्टि से देखती है तो उसे देव प्रतापगढ़ के राज्य में बंदी बना हुआ दिखता है। अरे, ये तो सच में किसी बड़ी मुसीबत में है। मुझे इसे बचाना होगा। इतना कहकर मुक्ता उस राज्य की ओर चल पड़ती है। हे राजा, तुमने इस निर्दोष युवक को बंदी बनाकर क्यों रखा है? क्या इससे कोई अपराध हुआ है? ये युवक तुझे छलने आया था, इसीलिए इसको इसी झील में डुबाकर मार दिया जाएगा। हमने तुम्हारी रक्षा की है, इसके बदले हम चाहेंगे कि तुम मेरे साथ रहो। मैं तुम्हें अपनी रानी बनाऊंगा। यदि ये युवक छल करता तो मैं उसे पहचान लेती। मेरा जल सत्य दिखाता है। मैं राजपाट से नहीं, प्रेम से बंधी हूँ। ये कलाकार ही मेरा संसार है। अगर तुम मेरी नहीं हुई तो मैं तुम्हारे प्रेमी को मार दूंगा और तुम्हारी उस माणिक्य झील के जल को विषैला बना दूंगा। मुक्ता ये भांप चुकी थी कि राजा किस लालच के कारण उसे रानी बनाना चाहता है। हे राजा, मुझे पता है तुम अमृत का वरदान पाने के लिए मेरे साथ रहना चाहते हो, पर तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अमर जरूर करूंगी। बस मुझे कुछ समय दो। इतना कहकर वो युवती माणिक्य झील की ओर जाती है और उस रहस्यमयी गुफा में जाकर उस लटकते हुए चिंतामणि को ले लेती है और वापस महल की ओर चल देती है। महल पहुंचने पर वो राजा से कहती है, यही वो शक्ति है जो तुम्हें हमेशा के लिए अमर बना सकती है। और वो उस मणि को राजा के सामने रख देती है। वो उस युवक को लेकर वहां से निकल जाती है। कुछ देर बाद उस मणि के प्रचंड प्रकाश से वो पूरा राज्य पत्थर में बदल जाता है। इस प्रकार उस दुष्ट राजा की दृष्टि से मुक्ता खुद को बचा लेती है और देव के साथ उसका प्रेम मिलन पूरा होता है। देव अब मानो किसी राजा से कम ना था। अब वे दोनों एक खुशहाल जीवन व्यतीत करते हैं।